गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एनसेड एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो और बनाई है जिसमें हमने डिस्कस किया है एनसेड्स के मोड ऑफ एक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। इस सेक्शन में हम बात करेंगे एनसेड्स के साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एंड यूजेस। और हम फार्माकोलॉजी देखेंगे एस्पिरिन की। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि एनसेड जो होते हैं वो कोक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन की। तो एनसेड जो होते हैं ये साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस रुक जाती है। ये दोनों ही मेन कारण होते हैं पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर की। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसेड्स। तो आज हम देख लेते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ एनसेड्स। तो एक बार मैं इसको हेडिंग डालता हूँ। साइड इफेक्ट्स। सबसे पहला साइड इफेक्ट है नाउजिया एंड वोमिटिंग। क्या कोई कमेंट में बता सकता है कि एनसेड्स नाउजिया एंड वोमिटिंग क्यों कोज करते हैं? चलो इस बारे में बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा स्टमक है, इसकी वॉल में कॉक्स 1 एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन I2, इसको हम कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज ऑफ म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट आयन। म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट ये दोनों हमारे स्टमक की जो इनर लेयर होती है उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं अगेंस्ट द HCl, जिससे म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो होता है ये इनर लेयर होती है स्टमक की, इसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब हम किसी पेशेंट को एनसेड्स देते हैं तो वो क्या करता है, इस कॉक्स 1 एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे होता यह है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस रुक जाती है और म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट रिलीज नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि HCl जो होता है वो इनर लेयर स्टमक को डैमेज कर देता है।
जिससे कि नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। साइड इफेक्ट नंबर 2, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर भी कोक्स 1 एंजाइम के इनहिबिशन के कारण होता है, क्योंकि जब कोक्स 1 एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाती है, जिससे कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन रिलीज नहीं हो पाते और हमारी जो स्टमक की इनर लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि पेप्टिक अल्सर एनसेट साइड इफेक्ट शो करते हैं। बट सभी एनसेट पेप्टिक अल्सर शो नहीं करते हैं, क्योंकि पेप्टिक अल्सर जो होता है वो कोक्स 1 एंजाइम के इनहिबिशन के कारण होता है। तो कौन कौन से ड्रग पेप्टिक अल्सर कोज कर सकते हैं, इसे हमने एक क्लासिफिकेशन देखा था, तो उसमें फर्स्ट नंबर था नॉन सेलेक्टिव कोक्स 1 एंड कोक्स 2 इनहिबिटर। इस इस क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स आते हैं, जैसे लाइक एस्पिरिन, तो एस्पिरिन जो है पेप्टिक अल्सर शो करेगा या साइड इफेक्ट देगा। अगर हम बात करें पैरासीटामोल की, पैरासीटामोल, तो क्या पैरासीटामोल पेप्टिक अल्सर कोज करेगा? इसका आंसर है नहीं। वाई? बिकॉज पैरासीटामोल ना ही कोक्स 1 इनहिबिटर पे काम करता है और ना ही कोक्स 2 इनहिबिटर पे काम करता है, तो इसलिए ही पैरासीटामोल पेप्टिक अल्सर शो नहीं करेगा। इसी तरह से जो ड्रग्स सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर क्लास के अंडर आते हैं, वो ड्रग्स भी पेप्टिक अल्सर साइड इफेक्ट शो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल सिलिकॉक्सिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट नंबर 3 की। साइड इफेक्ट नंबर 3 इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब हम देखते हैं कि जो एनसेट्स होते हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्शन साइड इफेक्ट क्यों शो करते हैं। नॉर्मली होता क्या है, सपोज दिस इज आवर किडनी, बी शेप किडनी। तो किडनी में क्या होता है, कोक्स 2 एंजाइम प्रेजेंट होता है। कोक्स 2 एंजाइम क्या करता है, प्रोस्टासाइक्लिन I2 इसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है या इसकी सिंथेसिस करता है। अब प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है, वेजो डायलेटेशन करता है इन किडनी। कोक्स 2 इनहिबिटर प्रेजेंट होता है जो प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस को बढ़ाता है या इसकी सिंथेसिस करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वेजो डायलेशन इन किडनी। अगर हम किडनी के नेफ्रॉन वाले पार्ट को भी बनाए, तो एक मिनट, ये है PCT, ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल।
अब नॉर्मली हमने देखा कि कोक्स टू जो होता है प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस को बढ़ाता है, जो कि वेजोडाइलेशन करता है। एनसेट्स जो ड्रग्स होते हैं वो इस कोक्स टू को इनहिबिट कर देंगे, जिससे होगा ये कि प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस नहीं होगी, और प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस ना होने के कारण ये वेजो कंस्ट्रिक्शन शो करते हैं। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन होने के कारण जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिससे कि ब्लड सप्लाई टू द किडनी रिड्यूस हो जाएगी। अगर ब्लड सप्लाई टू द किडनी रिड्यूस हो गई तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये, अब हम लिखते हैं साइड इफेक्ट नंबर 4। जो एनसेट्स होते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, जो लीड्स टू रीनल फेलियर। अब मैंने ये क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो किडनी जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी और वो रीनल फेलियर के रूप में बदल जाएगी, रीनल फेलियर हो जाएगा। साइड इफेक्ट नंबर 5, जो एनसेट्स होते हैं वो एंटी डायूरेटिक्स इफेक्ट शो करते हैं। और वो कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। एंटी डायूरेटिक इफेक्ट, जब किडनी में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, अब जैसे कि मैं ये बताया ऊपर कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, उससे होगा ये कि ब्लड सप्लाई टू द किडनी रिड्यूस, तो ब्लड सप्लाई टू द किडनी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे होगा कि ये कि यूरिन प्रोडक्शन ऑल्सो विल रिड्यूस। ओके, अब यूरिन प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, इसका मीन्स जो सोडियम पोटेशियम H2O ये कहाँ पे चले जाएंगे वापस, ब्लड में, या ब्लड में ही ये रहेंगे, जिससे होगा ये, अब हमने देख लिया है कि एंटी डायरेटिक कैसे इफेक्ट शो करते हैं, कि जब ब्लड सप्लाई टू द किडनी घट जाएगी ड्यू टू द एनसेट वेजो कंस्ट्रिक्शन के कारण, तो यूरिन प्रोडक्शन भी कम होगा, जिससे होगा ये कि सोडियम पोटेशियम वाटर जो है ब्लड में रहेगा, जिससे एनसेट्स साइड इफेक्ट्स शो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, अब कौन कौन से हैं जो एंटी डायरेटिक इफेक्ट में आएंगे, लेकिन हम इसको अलग लिखते हैं। नंबर 6 हाइपरटेंशन, नंबर 7 इंक्रीज ब्लड प्रेशर, hypertension due to the increased level of sodium in the blood. High blood pressure means total volume of blood increases. Number 8 hyperkalemia. Hyperkalemia means into the blood potassium level will increase, क्योंकि पोटेशियम यूरिन में नहीं जाएगा, वह ब्लड में रहेगा, जिससे कि पोटेशियम की जो मात्रा है वो ब्लड में बढ़ जाएगी, जिससे कि हाइपरक्लेमिया कंडीशन हो जाएगी। नंबर 9 फ्लूइड रिटेंशन, नंबर 10 एडिमा। तो ये जो
साइड इफेक्ट थे एंटी डायरेटिक्स इफेक्ट, नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट, वेजोकंस्ट्रिक्शन, ये सब किडनी से रिलेटेड थे जो एनसेड्स के द्वारा डोज देने पर शो होते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 11, साइड इफेक्ट नंबर 11। साइड इफेक्ट नंबर 11 नॉर्मली क्या होता है, साइड इफेक्ट नंबर 11 बताने से पहले नॉर्मली देख लेते क्या है। सपोज इज अ ब्लड वेसल, प्लेटलेट्स है ब्लड वेसल्स में, और ये एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स, ये है प्लेटलेट्स। अब नॉर्मली होता क्या है कि प्लेटलेट्स के पास कोक्स एंजाइम 1 और एंडोथेलियम सेल्स के पास कोक्स एंजाइम 2 प्रेजेंट होता है। कोक्स एंजाइम 1 रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि प्लेटलेट्स के पास कोक्स एंजाइम 1 साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन के। इसके बीच में बहुत सारे स्टेप आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में। जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे एंटी प्लेटलेट एग्रेशन के बारे में। अभी नॉर्मली यहाँ पे कोक्स 1 जो थ्रोम्बोक्सिन A2 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एंडोथेलियल सेल जो होती है इनके पास होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम। साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और सिंथेसिस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या प्रोस्टासाइक्लिन, हम इसको बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। ये क्या करता है, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है इसको इनहिबिट करने का काम करता है। मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट एग्रीगेशन और प्लेटलेट अटैचमेंट। अब हम बात करें साइड इफेक्ट की। अगर कोक्स 1 एंजाइम इनहिबिटर हम किसी पेशेंट को देंगे तो उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग साइड इफेक्ट शो करेगा। अब क्यों शो करेगा ये हम देख चुके हैं, क्योंकि जो कोक्स 1 इनहिबिटर होंगे वो कोक्स 1 एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जिससे होगा ये कि प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा और प्लेटलेट का प्लग नहीं जमेगा, जिससे कि रैपिड ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ये था साइड इफेक्ट नंबर 11, ब्लीडिंग। तो हमने देख लिया कि जो एनसेड्स होते हैं वो ब्लीडिंग शो करते हैं। अगर हम बात करें एस्प्रिन, अब छोटा सा इंट्रो हम यहाँ पे एस्प्रिन का दे रहे हैं इन रिलेशन टू जो हमने अभी देखा कि ब्लीडिंग हो रही है कोक्स 1 एंजाइम के इनहिबिशन से। नॉर्मली हम बात करें अगर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो अगर किसी नॉर्मल और एक्सटर्नल प्रोसेस के द्वारा इनहिबिट प्लेटलेट अटैचमेंट प्रोसेस इनहिबिट ना हो, ये प्लेटलेट्स आपस में जुड़ते ही जाए इन ब्लड वेसल्स।
सपोज दिस इज ब्लड वेसल्स और ये प्लेटलेट्स आपस में अटैच होते रहे ड्यू टू प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से। नॉर्मली ये कॉक्स 1 एंजाइम TX A2 थ्रोम्बोक्सिन A2 और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। नॉर्मली ये फंक्शन चलता रहता है। तो ये आगे चलकर प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा जो लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड स्ट्रोक कॉज करेंगे। मायोकार्डियल इन्फाक्शन और स्ट्रोक कॉज करेंगे। अगर हम बात करें एस्प्रिन की, एस्प्रिन जो होता है वो COX-1 एंड COX-2 इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर मीन्स एस्प्रिन जो है COX-1 एंजाइम एंड COX-2 एंजाइम को परमानेंटली इनहिबिट कर देता है। मीन्स जो एस्प्रिन होता है वो COX-1 एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम को परमानेंटली इनहिबिट कर देता है। तो हम कह सकते हैं जो एस्प्रिन होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस हो सकता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन और स्ट्रोक और बर्जर्स डिजीज PVD। तो एस्प्रिन हमें पता है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड जो होता है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है। अगर कोई ड्रग इस प्रोसेस को ही ब्लॉक कर दे तो वो हेल्प करेगा MI स्ट्रोक एंड बर्जर्स डिजीज में। तो एस्प्रिन जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक एंड बर्जर्स डिजीज ऑन लो डोज। एस्प्रिन 3 तरह के इफेक्ट शो करता है, लो डोज, मीडियम डोज एंड हाई डोज। अभी मैं यहाँ जनरली बता देता हूँ, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ एस्प्रिन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम डिटेल देखेंगे ऑफ एस्प्रिन की। लेकिन अभी मैं यहाँ बता देता हूँ कि एस्प्रिन जो है 3 फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। एक तो करता है लो डोज पे, जो होता है कि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक मीडियम डोज लाइक 500 to 800 mg पर डे, उस डोज पर, मीडियम डोज पर है एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है। जनरली आजकल के दिनों में नाउ डेज जो मीडियम डोज है 500 से 800 mg पर डे, वो अब हम यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड वन इज़ हाई डोज। हाई डोज में 2 to 5 ग्राम पर डे। यहाँ पर जो एस्पिरिन होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है, जो कई कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज़ होता है। एग्जाम्पल रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो हम बात कर लेते हैं कि एस्पिरिन लो डोज पर एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करता है करेगा। अब लो डोज कितनी होगी इसकी रेंज हम लिख देते हैं 40, दोबारा से लिख देते हैं 40 to 320 mg पर डे।
अगर किसी पेशेंट को 40 to 320 mg पर डे किसी पेशेंट को दी जा रही है तो वो एस्पिरिन जो है एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करेगा और ड्रग ऑफ चॉइस होगा एमआई, स्ट्रोक एंड बर्जर्स डिजीज में। तो ये थे साइड इफेक्ट्स ऑफ एनसेट्स। तो अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ एनसेट्स। यूजेस ऑफ एनसेट्स, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं, यूजेस ऑफ एनसेट्स। तो फर्स्ट वन इज NSAIDs used as analgesic, means those drugs which reduce pain except neuropathic pain, एनाल्जेसिक जो होते हैं वो पेन रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं एक्सेप्ट न्यूरोपैथिक पेन। जो ड्रग्स हम न्यूरोपैथिक पेन के लिए यूज़ करते हैं उनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी एपिलेप्टिक। तो फर्स्ट यूज हो गया NSAIDs यूज्ड एज एनाल्जेसिक। सेकेंड वन एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मीन्स to reduce fever. Third one anti-inflammatory. यूज है एंटी इन्फ्लामेटरी। तो माई क्वेश्चन इज क्या सभी NSAIDs यूज किए जाते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स? जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर और उस लेक्चर में भी बताया था। क्या अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या सभी NSAIDs एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में यूज किए जाते हैं? आंसर इज नो। कौन से ड्रग्स हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में यूज नहीं किए जाते? बेस्ट एग्जांपल इज पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल क्यों? क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो ना ही COX-1 एंजाइम पर को इनहिबिट करता है और ना ही COX-2 एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो इसलिए पैरासीटामोल नॉट इज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इट इज ए एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग। फोर्थ वन इज NSAIDs used as uterine relaxant। अब यूट्रेन रिलैक्सेंट को हम टोकोलाइटिक भी कहते हैं, टोकोलाइटिक ड्रग्स। इन यूजेस के अलावा अभी जो मैंने यूज लिखे थे एस्पिरिन के, कि एस्पिरिन जो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए भी यूज होता है, ड्रग ऑफ चॉइस है। सेकेंड इज स्ट्रोक। सेवंथ बर्जर्स डिजीज। कौन सा? बर्जर्स डिजीज। बर्जर्स डिजीज। और मैंने एक और बताया था इसका यूज, नंबर 8, वो भी लिख देता हूँ, जो कि हाई डोज पर यूज होता है। रूमेटोइड
और नंबर 9 रूमेटॉइड फीवर। तो ये थे कुछ यूजेस ऑफ एनसेट्स। फर्स्ट वन इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक जो फीवर प्रोड्यूस करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्सेप्ट पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है एक प्योर एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग है। यूज एज फोर्थ वन इज यूज एज यूटरीन रिलैक्सेंट। इन ड्रग्स को हम टोकोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं। फोर्थ यूज इज एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन। 6 वन इज स्ट्रोक, 7 बर्जर डिजीज, 8 रूमेटॉइड अर्थराइटिस, 9 इज रूमेटॉइड फीवर। तो ये थे कुछ यूजेस ऑफ एनसेट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ फार्मा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी कमेंट करिए। थैंक यू।